कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आंवला की अधिक उपज वाली किस्में और रोपाई के समय सावधानियां, अच्छी उपज के लिए बासमती धान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, आंवला की बागवानी हमारे प्रदेश में बहुतायत रूप से की जाती है और ये समय आंवला के पौधरोपण के लिए बहुत ही बढ़िया है। अतः आंवला के फल वृक्षों से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए इसके पौधों का किस प्रकार से रोपण किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि वाजपेयी। आज हम चर्चा करेंगे कि आंवले की खेती किस तरीके से की जा सकती है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ हमारे चारों तरफ आंवले के बगीचे लगे हुए हैं और ये जो फसल आपको दिख रही है ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर आधारित है। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि पौधे से पौधे की दूरी बहुत ही कम कर दी जाए। इसका फायदा ये है कि इसमें प्रति बीघा या प्रति एकड़ पौधों की संख्या काफ़ी गुना बढ़ जाती है, तो उससे हमारा उत्पादन भी निश्चित रूप से बढ़ जाता है। तो ये एक कृषि की उत्तम और आधुनिक पद्धति है। चर्चा करते हैं कि यदि हमें आंवले का बगीचा लगाना है तो हमें किस तरीके से उसकी पूरी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले तो ये कि जिस जगह पे हमें बगीचा रोपना है हम उसका पहले मिट्टी का परीक्षण करा लें। हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। यदि नहीं है तो हम उसी तरीके से उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ कि इसके लिए हम गड्ढे किस समय खोदें। तो किसान भाइयों, हमारे बगीचे के लिए शुरुआत होती है गड्ढे खोदने के लिए अप्रैल और मई। तो आंवले में जो है 2.5 फुट के हमारे जो है गड्ढे लंबे, ऊंचे और गहरे खोदे जाएंगे। गर्मी में खोदने से फायदा ये है कि इस समय तेज धूप से हमारे जो गड्ढे हैं वो पूरी तरीके से रोगाणु रहित, कीटाणु रहित हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये कार्य जो है पहले कर लें। अब जब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किस किस्म के पौधे इसमें रोपें। कुछ किस्म के नाम मैं आपको बता रही हूँ, वो हैं आपकी चकैया है, फ्रांसिस है, हाथीचूल है। अब जो नई किस्में आई हैं वो हैं नरेंद्र आंवला की सीरीज की, जिसमें नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 10। तो इस तरह से इन किस्मों का हम चुनाव करें। अब जब गड्ढे का हमने खोद लिया तो जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है उस समय हम गड्ढे को भरने का कार्य करेंगे। गड्ढे की जो नीचे की हाफ मिट्टी है पहले तो हम उसको डालेंगे और जो ऊपर की हाफ मिट्टी है उसमें हम समस्त उर्वरक और खाद
जो हमारी गोबर की पकी हुई खाद होती है वो हमें ऊपर की आधी मिट्टी में मिलाना है। आंवले के केस में हम प्रारंभ में जब हमें रोपना है उस समय हम लगभग इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 100 ग्राम डालते हैं, जो फास्फोरस की मात्रा है वो 80 ग्राम डालते हैं और जो पोटाश की मात्रा है वो भी 80 ग्राम डालते हैं। तो ये तो हमारी प्रारंभिक डोज है। इसके साथ साथ जो गोबर की पकी हुई खाद है वो प्रति पेड़ जो है वो कम से कम 20 किलो हमारी गोबर की खाद डलेगी। ये जो है प्रारंभिक अनुशंसा है हमारी खाद और उर्वरक की। इसी तरीके से प्रति वर्ष हमें आंवले के बगीचे में थाले बनाने होंगे और इसी अनुशंसा को लगभग 4 से 5 साल तक हम इसी तरीके से इसको करते रहें। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौध की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सकें। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं। साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। पेड़ लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है। इसे अगस्त माह तक भी लगाया जा सकता है। खेत में रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर गड़े खूंटियों के पास पुनः पौधे की जड़ पर लगी मिट्टी की पिंडी के बराबर का एक छोटा गड्ढा खोद लें और सावधानी से पौधों की जड़ को इसमें डालें और किनारे से मिट्टी डालकर दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। पानी के लिए हम ये समझते हैं कि जब भी हमारे बगीचे को या खेत को मिट्टी को पानी की आवश्यकता होती है उसके अनुसार हमें उसमें सिंचाई देते रहना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी है हमारे आंवले के बगीचे लगने की। और इसके बाद इसका जो प्रति पेड़ जो इसका उत्पादन है वो लगभग हमारा 1 कुंटल तक उत्पादन निकलता है। सुगंधित धान की फसलों में बासमती धान की बात अगर की जाए तो इस प्रजाति की फसलें 20 से लेकर 40 दिन की अवस्थाओं पर होंगी। तो इस फसल की उचित बढ़वार और गुणवत्ता युक्त चावल के उत्पादन के लिए फसल की देखरेख कैसे करनी है, आइए जानते हैं मोदीपुरम मेरठ के वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा से। खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं कर पाए हैं वो किसान भाइयों को 10 से 15 दिन के बाद एक बार निराई करा देनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है किसान भाई प्रयोग करते हैं, मेड़ा ज़्यादा कैसे हो। ज़्यादा टिलरिंग करने के लिए बहुत सारी दवाएं लोग यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, टिलरिंग के लिए कोई भी दवा नहीं आती है, लेकिन इसके लिए बहुत आसान इलाज है। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग करने के 15 दिन बाद से लेके 25 दिन बाद तक बीच में 1 बार या 2 बार आप खेत में पानी भरें और इसके ऊपर एक मेड़ा चला दें, एक पाटा चला दें। एक पाटा जो लकड़ी का हो सकता है, जिसको एक आदमी आसानी से खींच सके। यदि आपके पास ऐसा पाटा नहीं है, आप 10-12 बांसों को बांध सकते हैं। उन बांसों को बांध करके आप पूरे खेत में फेर दीजिए। इससे आपके खेत में बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले इससे आपके कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे। टिलरिंग आपके खेत में भरपूर होगी। हो सकता है 1.5 गुने से ज़्यादा तक टिलरिंग आपके खेत में देखी जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि इसमें मिट्टी डिस्टर्ब होती है, मिट्टी डिस्टर्ब होने से जो ऊपर वीड्स हैं वो भी ख़त्म होते हैं। और दूसरी बात, इसकी जड़ों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि इसमें वायु का, हवा का संचार अच्छा होता है। और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पूरे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पूरा पौधा जब अच्छा बन के चलेगा तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जैसा कि आजकल जगह जगह पता चल रहा है कि पत्ती लपेटक, लीफ फोल्डर का भी प्रकोप हो रहा है। लीफ फोल्डर बहुत नुकसान करने वाला कीड़ा नहीं है। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तभी नुकसान करता है। लेकिन यदि आपने ये पाटा चलाया है तो जितनी भी सुंडी इन पत्तियों पर आई है वो सारी सुंडी नीचे गिर जाएगी और वो ऊपर नहीं उठ पाएगी। इस तरह से बिना दवा के प्रयोग से आप लीफ फोल्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ लीफ फोल्डर कुछ दिन बाद भी आता है, पाटा लगाने के बाद भी आता है, तो आप एक रस्सी ले लें,
एक रस्सी को 2 आदमी पकड़ें, एक साइड से एक दूसरी साइड से, और पूरे पौधे के ऊपर उस रस्सी को फेर दीजिए। इसकी सारी सुंडी नीचे गिर जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी दवा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। बासमती धान की खेती में उर्वरकों का, खादों का प्रयोग कैसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खादों का अनावश्यक प्रयोग करके हम अपने खेत में बीमारी और कीड़ों को बुलावा देते हैं। इसलिए आपको ये जानने की आवश्यकता है, खादों का प्रयोग करने से पहले अपने मिट्टी की जांच कराएं और जिन तत्वों की कमी है उन तत्वों को उसी हिसाब से डालें। एक साधारणतः जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से बासमती धान में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। इसमें आप 25 किलो जिंक 1 हेक्टेयर के लिए, इसके साथ आप 90 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमको प्रयोग करना है। इसमें फास्फोरस, पोटास और जिंक, इसको आप जब अंतिम बार घान लगाते हैं, पडलिंग करते हैं, उस समय खेत में डाल सकते हैं। बाकी नाइट्रोजन को हमको कई बार में देना है। जिन लोगों ने बेसल में एनपीके मिक्सचर या डीएपी प्रयोग किया है उनको 15 दिन के बाद यूरिया की पहली डोज देनी चाहिए, पहली मात्रा देनी चाहिए। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने हरी खाद का प्रयोग किया है उनको 11-21 और आपकी PB1 ट्रेडिशनल वैरायटी जैसे तराबड़ी बासमती 370, टाइप 3, CSR 30, इनमें हो सकता है यूरिया के 1 दाना प्रयोग करने की भी आवश्यकता ना हो। इसलिए हमेशा आप अपने खेत की पत्तियों का रंग देखें। गाढ़ा हरा रंग कभी भी नहीं करना है, हल्का ग्रीन, हल्का हरा रंग आपको अपने खेत में मेंटेन रखना है। और आवश्यकता होने पर आप जिंक और यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि आपकी यूरिया की मात्रा को भी बचाएगा और अनावश्यक जो प्रयोग किया जाता है उसके जो दुष्परिणाम हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं बासमती एक वरदान के रूप में हम लोगों को मिली है, इस क्षेत्र के लोगों को मिली है। और बासमती चावल की एक ऐसी किस्म है जिसमें बहुत ज़्यादा न खाद चाहिए, ना बहुत पानी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कीड़े बीमारियों का प्रकोप होता है। तो कम से कम लागत के साथ हमें इसकी खेती करनी चाहिए। जहाँ तक सिंचाई और जल प्रबंधन की बात है, जल प्रबंधन में कुछ क्रिटिकल स्टेज होती हैं, क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर हमको पानी को खेत में भरा रखना है, बाकी समय पर पानी को हमको केवल मिट्टी को गीला रखना है। किसानों के बीच में एक भ्रांति है, यदि हम ज़्यादा पानी लगाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको शुरू के 3-4 दिन, उसके बाद टिलरिंग जब होती है, कल्ले जब निकलते हैं, उसके बाद गोभ अवस्था जब गोभ में बाली बन रही होती है, उसके बाद जब बाली बाहर निकल रही होती है और दाने में दूध पड़ते समय, ये 4-5 अवस्थाएं हैं जब हमको खेत में पानी भर के रखना चाहिए। इसके अलावा पूरे सीजन में आप खेत को केवल गीला रखें, खेत में दरार न पड़ने दें, नियमित अंतराल पर अपनी मिट्टी के अनुसार उसमें पानी लगाते रहें। विशेष ध्यान सिर्फ इन अवस्थाओं में पानी भर के रखें, खास तौर से गोभ अवस्था और आपके दूध पड़ने की अवस्था में पानी भर के रखेंगे तो दानों का लाभ अच्छा होगा। इसके अलावा आप यदि गोभ अवस्था में पोटास, जो कि आजकल सॉल्युबल फॉर्म में आ रहा है, गोभ अवस्था में जब हमारी बाली बनना शुरू होती है गोभ के अंदर, उस समय पर यदि आप सॉल्युबल पोटास जो आता है उसका स्प्रे कर देते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके दानों में अच्छा भराव होगा और दानों में चमक होगी, जो कि जिसका खर्चा भी काफ़ी कम है। 100 से 150 रुपये में आप 1 एकड़ के लिए उसको प्राप्त कर सकते हैं। 2 किलो पोटास और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं यहाँ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। हल्दी की उचित बढ़वार हेतु फसल का प्रबंधन एवं रोगों का नियंत्रण। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
एक दिन में क्या होता है? विश्व पर छाया है आतंक का साया। शेयर बाजार ने क्या खोया क्या पाया? मैदान पर खिलाड़ी बहा रहे पसीना, सरहद पर खड़े हैं जवान ताने सीना। उस गांव में नहीं बिजली का तार, राशन की दुकान पर लंबी कतार। रिश्वतखोर के यहाँ छापा, मंत्री ने खोया आपा। दर्दनाक हादसे में 16 मरे। इस महंगाई में करें तो क्या करें? तो जनाब, एक दिन में बहुत कुछ होता है और सब कुछ है खबरें दनादन में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, हल्दी मसालों की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और किसानों के लिए आमदनी का अच्छा जरिया भी है। हमारे जिन भी किसान भाइयों ने समय से हल्दी की फसल लगाई होगी, उनकी फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्था पर खड़ी होगी। अतः इस फसल से आशातीत उपज प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ प्रबंधन कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश। जो जल प्रबंधन की बात हल्दी की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि बरसात हो तो आवश्यकता से अधिक पानी को ड्रेन आउट करके निकालते रहें। यदि किसी कारणवश 15 दिन या 20 दिन में वर्षा ना हो तो किसान भाइयों इसमें 10 से 12 दिन बाद हल्की सिंचाई करें और इस तरह से अपनी फसल को हरा भरा बनाए रखें। ये इस बात का भी विशेष जोर दिया गया था कि हल्दी की फसल चौड़े पत्ते वाली है और मई जून में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में मल्चिंग करने की सलाह दी गई कि मल्चिंग करेंगे तो ऐसी आपकी फसल तैयार होगी। हल्दी में हम पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, बताया था कि हल्दी में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 150 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। तो उसका प्रयोग कैसे करें? खेत की तैयारी के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 150 किलोग्राम पोटास खेत की तैयारी के समय मिला दें। मिला के फिर मेड़ों पे हल्दी की बुआई बताई गई विधि से करें। जो अवशेष नाइट्रोजन की मात्रा बची 80 किलोग्राम, हम इसको 2 भागों में बांट के एक तो 40 किलोग्राम मात्रा बुआई से 45 दिन बाद 45 से 50 दिन बाद खेत में फैलाकर निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नियंत्रण करें तथा सिंचाई करते रहें। उसके बाद जो अवशेष मात्रा 40 किलोग्राम बचती है वो बुआई से 85 दिन बाद, जो इस समय फसल आप हल्दी की देख रहे हैं ये 80 से 85 दिन की है, तो इस समय किसान भाइयों अगस्त महीने में जो अवशेष हल्दी की मात्रा, अवशेष नाइट्रोजन की मात्रा है यूरिया से इस समय पौधों में डाल के और मिट्टी चढ़ाएं। जैसे ही हल्दी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें, पौधों में हल्की हल्की आर्दिंग या मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इससे क्या होगा, एक तो पौधों में मिट्टी चढ़ जाएगी, जो कंद राइजोम डेवलपमेंट ठीक से होगा। दूसरा, खेत को खरपतवार नियंत्रण मुक्त रखें, क्योंकि जो विभिन्न बीमारियों, कीड़े बीमारियों की विभिन्न अवस्थाएं खेत में खरपतवारों के बीच में रहती, इनको भी खेत से साफ सुथरा रखें, मिट्टी चढ़ाएं। एक बात ये जरूर है कि फसल की देख रेख रखें। इसमें लीफ ब्लाइट या पत्ती झुलसा की एक बीमारी कभी कभी आती है, पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं, जिससे कि उसका विपरीत प्रभाव हमारे जो हल्दी की जड़ या राइजोम के विकास पे पड़ता है, पौधा जल्दी सूख जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें कि अपने फसल की देखरेख रखें और जब जरूरत पड़े तो यदि बीमारी हो तो वैज्ञानिक सलाह से या डाइथेनियम 45 की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के फसल पे छिड़काव करें। तो इस तरह से आपकी फसल बीमारी मुक्त हो जाएगी। जल निकास की बात इसलिए कर रहे हैं, यदि हमने जल निकास की व्यवस्था ठीक से नहीं रखी तो इसमें
कंद गलन की बीमारी लग जाती है, जिससे हमारी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। यदि कभी पत्तियों पे सूक्ष्म एफिड्स टाइप के रस चूसने वाले कीड़े रस चूसते हैं, यदि फसल में देखने को ऐसा मिले, वैसे तो फसल साफ सुथरी है, यदि ऐसा कुछ हो तो मोनोक्रोटोफास की 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। ये इस समय किसान भाइयों हल्दी की फसल में कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये करते रहें तो निश्चित रूप से आपको हल्दी की फसल में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होते हैं हाजिर। दुनिया देखी है, पर अपने देश की बात ही निराली है। अपनी संस्कृति, अपने लोग, अपना घर, ये सब देखकर ना जैसे सुकून सा मिल जाता है। ऐसे ही जब टीवी ऑन करते हैं तो क्या लखनऊ, क्या आगरा और क्या बनारस, यहाँ तो पूरा अपना यूपी ही आंखों के सामने होता है। तो भैया अपना अपना ही होता है। अपने प्रदेश की पूरी खबर, अपना यूपी इस समय पर। एक दिन में क्या होता है? विश्व पर छाया है आतंक का साया। शेयर बाजार ने क्या खोया क्या पाया? मैदान पर खिलाड़ी बहा रहे पसीना, सरहद पर खड़े हैं जवान ताने सीना। उस गांव में नहीं बिजली का तार, राशन की दुकान पर लंबी कतार। रिश्वतखोर के यहाँ छापा, मंत्री ने खोया आपा। दर्दनाक हादसे में 16 मरे। इस महंगाई में करें तो क्या करें? तो जनाब एक दिन में बहुत कुछ होता है और सब कुछ है खबरें दनादन में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब आपको बताते चलते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है खटीमा जिला उधम सिंह नगर के बंसीधर जोशी ने। आपने पंतजा नस्ल की बकरी के पालन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम आपसे बकरी के बारे में बातचीत करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बकरी सबसे पहला पालतू पशु है, यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य ने बकरी को ही पालना शुरू किया था। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां बकरियों में पाई जाती हैं और हमारे देश की प्रत्येक भौगोलिक परिस्थिति में बकरी मिलती है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जहां पर कि बर्फ होती है, मरुस्थल में, समुद्र के किनारों पर, हर जगह हमारे प्रदेश में, हमारे देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में बकरी पाई जाती है। ये बकरी बहुत ही बहुउद्देश्य प्राणी है, जिससे हमें दूध की, मांस की, खाल की, उर्वरक की और भार ढोने वाली विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो है तराई के मैदानों में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति, जिसे पंतजा बकरी कहते हैं। यह पंतजा बकरी देखने में मृग के समान होती है, क्योंकि इसका शरीर गुलाबी रंग का होता है, जो कि नीचे की तरफ थोड़ा सा हल्के रंग का होता है। साथ ही साथ इसके चेहरे पर 2 सफ़ेद लाइनें होती हैं और इसमें उछलना कूदना मृग जैसा होता है। इस प्रकार इसकी जो बनावट है और इसका व्यवहार मृग के सदृश होता है। लोग इसको बहुत चाव से पालते हैं।
इसके बकरों का मांस भी बहुत स्वादिष्ट माना जाता है। अतः इसके बकरों की बहुत ही पहले उम्र पर, यानी लगभग 1 महीने की उम्र प्राप्त करते करते लोग इसको बधिया कर देते हैं। इस कारण से इनकी बकरियों की जो संख्या है, ये संख्या प्रदेश में बहुत कम होती जा रही है। इस बकरियों के और विभिन्न गुण हैं कि ये लगभग 156 दिन तक दूध देती रहती है और इसके दूध का प्रतिदिन औसत अगर हम लगाएं तो लगभग 900 मिलीलीटर दूध इसका प्रतिदिन औसत के रूप में मिलता है और अधिक से अधिक इसका दूध 1.3 लीटर तक नापा गया है प्रतिदिन। और ये प्रथम बार जब बच्चे देती है तो उसकी उम्र सिर्फ 14 महीने की होती है जब ये बच्चे दे देती है। साथ ही साथ ये जब बच्चे देती है तो इसमें जुड़वा बच्चे देने की जो दर है वो लगभग 67% नापी गई है। साथ ही साथ इसमें 3 बच्चे देने की भी आदत होती है और वो लगभग 8 से 9% होती है। अगर बकरों को मांस के लिए उपयोग किया जाए तो उनसे 67% मांस की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बकरी को, पंतजा बकरी को किसान लोग बहुत प्यार से और बहुत चाव से पालते हैं। इसका मांस बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए बहुत से किसान इनके बकरों को, जो बच्चे पैदा होते हैं नर बकरे, उनको बहुत ही कम उम्र पर बधिया कर देते हैं और बधिया करने से उनका फिर स्लॉटर करके उनका मांस प्राप्त करते हैं। इस कारण से जो नुकसान हो रहा है कि फील्ड में हमको अच्छे बकरे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। किसानों के पास इस प्रकार पंतजा बकरों की कमी हो रही है, जिसके कारण इसकी जनसंख्या में भी, इसकी पॉपुलेशन में भी थोड़ी कमी आई है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो उनका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, उसके द्वारा 2014 में पंतनगर विश्वविद्यालय को एक अखिल भारतीय शोध परियोजना बकरी की प्रदान की गई है। इस बकरी की परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि बकरी पालकों के पास उच्च नस्ल के पंतजा बकरे उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उनकी आजीविका में राहत मिले और पंतजा बकरियों की संख्या में भी वृद्धि हो। मैं ये चाहूँगा कि कृषक जो बकरी पालन करते हैं, पंतजा बकरी के पालन में अधिक से अधिक रुचि लें और जो दूसरी नस्ल की, आवारा नस्ल की बकरियां हैं, उनका निष्कासन करें, पंतजा बकरियों का वो संरक्षण करें और उनकी संख्या में वृद्धि करें। साथ ही साथ जो पशुपालकों को, बकरी पालकों को इस के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर बकरी पालन में रुचि है तो वो हमसे संपर्क करें। हम उनकी बकरी पालन के संदर्भ में जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान उनको प्राप्त कराएंगे और पंतजा बकरियों की पॉपुलेशन को बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।